हेलो गाइस, वेलकम टू विजय कक्षा। आई एम तुषार। आज क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की बुक फर्स्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बहुत बार सी वैसे बोर्ड्स में आ चुके हैं या सैम्पल पेपर्स में भी आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट उनकी बात करेंगे। हम 4 टाइप्स के क्वेश्चन की बात करेंगे, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम 1 मार्क्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following was not given primacy by the makers of the Soviet system? मतलब इनमें से जो फॉलोइंग में से कौन सा जो है ना सोवियत सिस्टम का में से नहीं की स्टेटमेंट, सोवियत सिस्टम के खिलाफ जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, एबोलाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब सोवियत सिस्टम में प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलाइजेशन मतलब खत्म कर दिया था। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट था सोवियत सिस्टम में, उसको सोवियत यूनियन ने पूरी तरह खत्म कर दिया था। मतलब ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि सोवियत यूनियन ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट था ना उसको पूरी तरह खत्म कर दिया था। ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। बी, सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, और जो सोसाइटी थी बेस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, एक उसने एक ऐसी सोसाइटी बनाई थी जो इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर बेस हो। सी, नो अपोजिशन पार्टी टू बी अलाउड, और उसमें सोवियत यूनियन में कोई भी अपोजिशन पार्टी अलाउड नहीं थी, ये भी हमारा सही है। डी, नो स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, मतलब स्टेट का कंट्रोल नहीं था इकोनॉमी के ऊपर, ये हमारा पॉइंट गलत है। मतलब इसका आंसर हमारा यही है, डी पॉइंट, नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, क्योंकि सोवियत सिस्टम की जो इकोनॉमी थी ना उस पर स्टेट का ही कंट्रोल था, यूएसएसआर का ही कंट्रोल था, कोई भी अदर इंडिविजुअल का कंट्रोल था ही नहीं। मतलब सब हर चीज सरकार कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। ठीक है, ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्लिन वॉल इज फॉल्स, मतलब ये जो 4 स्टेटमेंट दे रखी है ABCD, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बर्लिन वॉल के लिए गलत है। इट वॉज बिल्ट इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, की जो बर्लिन वॉल है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमीडिएटली बना दी गई थी। इट वॉज ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989, इसको तोड़ दिया गया था लोगों के वहां के लोगों के द्वारा 9 नवंबर 1989 में। ठीक है। सी, इट सिंबलाइजेस डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड, और ये सिंबलाइज करता है जो डिवीजन था बिटवीन कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच में। डी, इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ द जर्मनी, ये जो यूनिफिकेशन था जर्मनी के 2 पार्ट्स में उसको दिखाता है जर्मनी के। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन को। तो इसका हमारा आंसर है हाँ, बर्लिन वॉल ये भी सिंबलाइज, यूनिफिकेशन भी सिंबलाइज करता है, डिवीजन भी है, डिवीजन को भी सिंबलाइज करता है, दो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में, ये भी हमारा सही है। इट वाज ब्रोकन बाय द पीपल, लोगों के द्वारा 9 नवंबर 1989 को लोगों के द्वारा तोड़ दी गई थी, ये भी हमारा राइट है। बट जो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इट वाज बिल्ट इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो बर्लिन वॉल है ना वो 1961 में बनाई गई थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ था। ठीक है, सो हमारा ये गलत है, क्योंकि बर्लिन वॉल इमीडिएटली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई ही नहीं गई थी, तो इसका हमारा आंसर है इट वाज बिल्ट आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इमीडिएटली। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग, मतलब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जो स्टेटमेंट दी गई है कि कौन सी स्टेटमेंट जो सोवियत यूनियन है उसके नेचर को गलत डिस्क्राइब करता है। जो सोवियत यूनियन था वो सोशलिज्म और डोमिनेंट आइडियोलॉजी। ठीक है, मतलब यूएसएसआर में जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी थी वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी, हाँ थी वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी, ये हमारा ठीक है। बी, स्टेट ओनरशिप कंट्रोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो स्टेट का ओनरशिप है ना वो कंट्रोल करता था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ओनरशिप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करती थी। ठीक है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई भागीदारी नहीं, सब होगा सरकार का होगा। पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती थी क्या, डी, एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट्स, और जो एस्पेक्ट थे अर्थव्यवस्था के इकोनॉमी के वो प्लान थे और कंट्रोल किए जाते स्टेट के द्वारा। ठीक है, अब हम आंसर ढूंढते हैं। सोशलिज्म में डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, हम मानते हैं सोशलिज्म में डोमिनेंट आइडियोलॉजी है। ठीक है, स्टेट ओनरशिप है और कंट्रोल करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, यह भी हमारा ठीक है। बट जो लोग थे इकोनॉमिक फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पा रहे थे सोवियत यूनियन के अंदर, ये इसमें गलत दिया गया है, ये हमारा पॉइंट गलत है, इसका आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि वहां पर लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी, सब कुछ सरकार, लोगों को कोई इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी। ठीक है, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल में था। ठीक है, और
जो एवरी एस्पेक्ट है जो इकोनॉमी प्लान और कंट्रोल की जाती है स्टेट के द्वारा। अरेंज दी फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हाँ, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो ये क्वेश्चन हमने किए हैं फर्स्ट और सेकंड, ये 2016 के सीबीएसई बोर्ड्स में आ चुके हैं दोनों, ठीक है, 1 मार्क्स में आ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे डेट के हिसाब से कि 2001 में क्या हुआ, फिर 2003 में क्या हुआ, 2005 में, 2007 में, ऐसे करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट, और ये क्वेश्चन है ना आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये 2000 बोर्ड के जो लास्ट ईयर अब हुआ था सीबीएसई बोर्ड 2020 का, उसमें क्वेश्चन ये आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपके, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हमारा फर्स्ट क्या देखा है, सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान पे जो हमला हुआ था सोवियत में, ठीक है। फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉल का गिरना। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन और रशियन रेवोल्यूशन, मतलब सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान नहीं, सबसे पहले ये नहीं हुआ था, इसकी डेट अलग है। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल नहीं, ये भी 1989 में गिराई गई थी। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये भी 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो सबसे पहले ए में हमारा आएगा रशिया, 1917 ए, तो ए में हमारा आएगा रशिया 1971। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल में बी में आएगा हमारा सेकंड, हमारा बी ही होगा। जो हमारा थर्ड होगा वो होगा डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन थर्ड पॉइंट होगा हमारा, और जो सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान ये फोर्थ पॉइंट होगा हमारा, ठीक है, डी, मतलब डी, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड्स में आ चुका है, दोबारा बता रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड में 2020 के में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, डैश वाज अ मिलिट्री अलायंस स्टार्टेड बाय द यूएसएसआर। आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में कि एक मिलिट्री अलायंस स्टार्ट की गई थी यूएसएसआर के द्वारा, कौन सी थी वो, वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट वाज अ मिलिट्री अलायंस स्टार्टेड बाय द सोवियत यूनियन या यूएसएसआर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है, वैसे ये भी क्वेश्चन 2020 के सीबीएसई बोर्ड में आया था, पर कुछ नहीं पता, घुमा के भी दे सकते हैं वे। जैसे इसमें पूछ रहा है यूएसएसआर की मिलिट्री अलायंस कौन सी थी, वे दोबारा पूछ भी सकते हैं कि यूएसए मतलब अमेरिका की मिलिट्री अलायंस कौन सी थी, तो यूएसएसआर की तो आप जानते हैं वार्सा पैक्ट, तो यूएसएसआर की थी नाटो, यूएसएसआर की हम क्या लिखेंगे, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ध्यान रखना 2 मिलिट्री अलायंस थी, वार्सा पैक्ट, और वार्सा पैक्ट बनाया गया था 1955 में, और नाटो बनाया गया था 1949 में, ठीक है। हमारा 6th क्वेश्चन है, फॉल ऑफ द डैश सिंबलाइज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। ये जो फिंदा क्वेश्चन है ना, ये भी हमारा 2020 के सीबीएसई बोर्ड्स में आ चुका है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन में आए थे कि फॉल ऑफ द डैश सिंबलाइज द एंड ऑफ द, मतलब किसके गिरने से, ठीक है, किसके गिरने से सिंबल मिला था एंड ऑफ द कोल्ड वॉर का। अब ठीक है, मतलब सबसे बड़ा कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा सिंबल क्या था, बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल गिरने से लोगों को संकेत मिलने लगे, सिंबल मिलने लगे थे कि अब शीत युद्ध, कोल्ड वॉर खत्म होने वाला है। सबसे बड़ा फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ये 2020 के सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है ये क्वेश्चन को, ठीक है, और आगे भी पूछा जा सकता है। 7, हाईलाइट एनी वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस है शॉक थेरेपी के, 2 नंबर में भी आ सकते हैं आपके, 4 नंबर में भी आ सकते हैं, 1 में भी आ सकता है, कोई वो नहीं है ज्यादा, ठीक है। और जो कॉन्सिक्वेंस है शॉक थेरेपी, ये आपका 2014 सीबीएसई बोर्ड्स में भी आ चुका है, 2014 के सीबीएसई 2014 और 2016 में, फिर 2018 में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। वैसे 20 में भी आया है, पर 20 में ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी 2 नंबर में आया था, ठीक है, ठीक है। इसमें पर क्वेश्चन में हमारे पूछा गया कॉन्सिक्वेंस क्या थे शॉक थेरेपी के,
एक कॉन्सिक्वेंस पूछा है, तो हम इसका सिंपल आंसर होगा जो आपने सोवियत यूनियन सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, तो जो सोशल वेलफेयर सिस्टम था, ठीक है, सोशल वेलफेयर सिस्टम था यूएसएसआर का, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। मतलब लोगों की भलाई, जो लोगों को सब्सिडीज मिलती थी, जैसे खाना हो, पढ़ाई हो, मेडिकल हेल्थ हो, ठीक है, हर चीज की सब्सिडी खत्म हो गई, ठीक है। मतलब इसका आंसर होगा ओल्ड वेलफेयर सिस्टम was destroyed, ओके, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, मैं साइड होता था कि उसके बाद मैं इसको रेज कर रहा हूँ, हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये 2 मार्क्स से 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स और 6 मार्क्स क्वेश्चन मिक्स कर दिए मैंने सबको। मेंशन एनी 2 मेन रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, कि 2 मेन रीजन बताने हैं कोलैप्स होने के सोवियत यूनियन के। ये क्वेश्चन हमारा 2010 2009 में आ चुका है और ये 2018 में भी आ चुका है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में। तो एक 2 रीजन पूछे हैं सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के। सबसे बड़ा रीजन इसका था कोलैप्स होने का डिफेक्टिव लीडरशिप हो, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करके लिख देना, मैं मेन पॉइंट बताऊंगा आपको, ठीक है। क्यों पूरा एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लिखने में ज़्यादा बड़ा हो जाती है, ठीक है। क्यों मैं लिख के दूंगा आपको, लैंग्वेज हार्ड होगी, आप अपनी लैंग्वेज बना के लिखो इसको, ठीक है। डिफेक्टिव लीडरशिप मतलब उनके लीडरशिप कैसे डिफेक्टिव, लोगों के एक्सप्रेशन को पूरा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक जो वो था, फूड इंपोर्ट हर साल बढ़ता जा रहा था, लोग भूखे मर रहे थे। डिफेक्टिव लीडरशिप में आप ये बढ़ा सकते, लिबरल पॉलिसी ऑफ द गोरबाचेव। और सबसे बड़ा रीजन आप ये बढ़ा सकते हो, जो गोरबाचेव की लिबरल पॉलिसीज थी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म से ही सबसे बड़ा कारण था सोवियत यूनियन कोलैप्स होने पर, क्योंकि लोगों को टेस्ट ऑफ फ्रीडम मिल गया था, उनको पता लग गया था कि हम कितने पिछड़े हैं वेस्ट के लोगों से, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा नहीं थी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, When did India sign 20 years Treaty of Peace and Friendship with the Soviet Union? ये क्वेश्चन 2012, ठीक है, 2012 के आउटसाइड दिल्ली भी आया है और 2016 में सीबीएसई बोर्ड्स में भी आया, 2019 में और 2020 में भी आया है क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू में आया था 2020 में, ठीक है। इसका आंसर है 1971 अगस्त, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे 2 मार्क्स में आया था 2012 में और 2016 में। इसमें आप पता है क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि सोवियत यूनियन ने ट्रीटी कब साइन की थी, इसमें ये पूछा गया सोवियत यूनियन के साथ। आप इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन, आप इसलिए लिख सकते हैं कि इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी अगस्त 1971 में साइन की थी। वो किस लिए की थी और रीजन दे सकते हैं आप कि फ्रेंडशिप ट्रीटी इसलिए की थी क्योंकि इंडिया को खतरा था अपने पड़ोसियों से, और जो पाकिस्तान था ना, बांग्लादेश वॉर हुई थी, उस टाइम साइन की थी इंडिया ने, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के खड़ा हो गया था, ठीक है। और इंडिया के पास उस टाइम इतनी क्षमता नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इन दोनों से मुकाबला कर सके, इसलिए इंडिया ने मिलिट्री हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, ठीक है, मिलिट्री सपोर्ट के लिए ट्रीटी साइन की थी, युद्ध को टालने के लिए, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। मतलब सोवियत सिस्टम के 2 फीचर्स बताने हैं हमको। सोवियत सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, मतलब जो सोवियत सिस्टम था ना, वो जो प्रिंसिपल्स इक्वालिटी के उन पर बेस्ड था, ठीक है। गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन सोशलिज्म, और मतलब इक्वालिटी के प्रिंसिपल बेस्ड था, मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं है वहाँ पे, ठीक है, सब लोग इक्वल है, कोई कितना ही अमीर हो कितना ही गरीब, मतलब इनइक्वालिटी थी ही नहीं, सब लोग इक्वल थे, ठीक है। गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन सोशलिज्म, और जो सरकार थी ना वो सोशलिज्म पर बेस्ड थी, गवर्नमेंट थी वो सोशलिज्म पर बेस्ड थी, मतलब लोगों की भलाई करती थी, उन्हें किसी से मतलब नहीं था कि अमीर लोगों की भलाई करनी, मतलब गरीब लोग सबके लिए इक्वल थी सरकार, अमीर हो या गरीब हो, वो सामाजिक भलाई करती थी, ठीक है। जैसे लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड कराती थी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती थी, ठीक है, एजुकेशन से लेकर चाइल्ड केयर से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज तक, ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय शॉक थेरेपी। तो हम इस क्वेश्चन करने से पहले मैं मतलब सोशलिज्म पर बेस्ड थी, एक आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। मतलब जो आपने नाम जानते होंगे व्लादिमीर लेनिन का, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लीडर थे यूएसएसआर के, ठीक है।
1917 में जो सोशलिस्ट हुई थी उसके लीडर व्लादिमीर लेनिन थे, ठीक है। एक बार दूसरी कंट्रीज थे यूएसएसआर में, व्लादिमीर लेनिन का इंटरव्यू लेने कुछ लोग आए थे ये चेक करने कि यहाँ पर सचमुच में ही सोशलिज्म है या वैसे ही ये बकवास कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो वे जासूसी करने आए थे इनकी कि वैसे चल क्या रहा है यहाँ पे, क्रिटिसाइज करने आए थे इनको, ठीक है। पर जो वे लोग यहाँ पे आए थे इंटरव्यू करने, वे उन्होंने व्लादिमीर लेनिन से पूछा कि आपकी पत्नी कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने व्लादिमीर लेनिन बोले कि मेरी पत्नी फैक्ट्री गई हुई है, वो 6 बजे तक आएगी, ठीक है। शाम को 6 बजे तक छुट्टी होती है उनकी, सब जब आएगी वो, ठीक है। तो जो इंटरव्यू लेने वाले लोग आए थे ना, वे लोग ये बात सुनकर चौंक गए थे, ठीक है, कि इतने बड़े लीडर की पत्नी फैक्ट्री में काम करने गई हुई है, वो फैक्ट्री में काम करती है अभी वर्कर की तरह, वो भी कोई ऊंचे पद पर नहीं, एक वर्कर, नॉर्मल वर्कर की तरह, मतलब हर बंदे को उसके लेवल के हिसाब से काम मिला हो, तो कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, कोई किसी से बिलोंग करता हो, किसी भी लेवल, किसी भी कैटेगरी से, ठीक है, कोई मतलब नहीं, जो उस बंदे को जो काम अच्छा लगे वो कर सकता था वो अपना, ठीक है। तो वे लोग, ठीक है, सोशलिज्म से इतने ज्यादा प्रभावित थे जो इंटरव्यू लेने आए थे, उन्होंने क्रिटिसाइज करने की बजाय उससे सोशलिज्म के लिए, ठीक है, उनके ऊपर कई किताबें लिख दी, बहुत सारी किताबें लिख दी उन्होंने, ठीक है। तो इससे उन्होंने ये प्रूव हो गया था कि वहाँ पे असली में ही सोशलिज्म है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय शॉक थेरेपी, मतलब शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आंसर, मतलब शॉक थेरेपी एक ऐसी पेनफुल प्रोसेस है जो कन्वर्ट कर दे सोशलिस्ट सिस्टम को डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, उसको शॉक थेरेपी कहा जाता है, ठीक है। कन्वर्ट करना मतलब सोशलिस्ट सिस्टम को डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, उसको शॉक थेरेपी कहा जाता है। डिस्क्राइब एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी का क्वेश्चन है ना हमारा, ये 2018, 2020 और 2016 में आ चुका है, 2 नंबर में आ चुका है क्वेश्चन 2000, हाँ, और ये क्वेश्चन डिस्क्राइब एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, हमें शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंस 4 कॉन्सिक्वेंस बताने हैं। तो ये जो कॉन्सिक्वेंस वाला क्वेश्चन हमारा 2020 में भी आ चुका है, 2014 में भी आ चुका है, 2017 में भी आ चुका है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंस 4 कॉन्सिक्वेंस पूछे गए हैं, ठीक है। अगर हमें आप इसको एक्सप्लेन करेंगे 4 कॉन्सिक्वेंस को, तो आप ये नहीं कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस में स्टार्ट कर देंगे। नंबर 1, जैसे नंबर 1 ओल्ड सोशल वेलफेयर सिस्टम, वैल्यू रूरल डिक्लाइन, कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट, ठीक है। लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स, माफिया उभर के आया था, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हुई थी। आप ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। वैसे मैं इसको 6 पॉइंट लेते क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आ सकता है, कोई पक्का बता नहीं है। वैसे 2020 में 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो पहले लिखने से पहले ना, क्यों एग्जाम में है ना, बेशक कम लिखो आप, पर उसको सीक्वेंस वाइज लिखोगे ना तो मार्क्स मिलते हैं उसके। जैसे डिस्क्राइब कॉन्सिक्वेंस शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंस लिखने दो, पहले आप कॉन्सिक्वेंस लिखने से पहले ना शॉक थेरेपी आप डेफिनेशन लिख दो, वैसे पूछ ही नहीं गई पर लिख दो, क्या जाता है, ठीक है। टीचर पे आपका इंप्रेशन ही तो पड़ेगा। मतलब शॉक थेरेपी डेफिनेशन कैसे, प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम ऑटोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, with the help of World Bank and IMF, and this process is of change is called shock therapy। मतलब ऑटोरिटेरियन सोशल सिस्टम को चेंज करना डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में, उस प्रोसेस को, ठीक है, शॉक थेरेपी कहा जाता है। डेफिनेशन हो गई है। अब इसके पॉइंट्स लिखने स्टार्ट करो। नंबर 1 डाला, पहले हेडिंग डाल दी, ओल्ड सोशल वेलफेयर सिस्टम डिस्ट्रॉयड, फिर ना स्टार्ट किया, इसका एक्सप्लेन कर दो कि जो ओल्ड सोशल वेलफेयर सिस्टम था पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो लोगों को सब्सिडीज देती थी सरकार वो भी मिलनी बंद हो गई थी, ठीक है। सब्सिडीज जैसे चाइल्ड केयर, एजुकेशन, ठीक है, मेडिकल हेल्थ, जो सब्सिडीज मिलती वो सब मिलनी बंद हो गई थी लोगों को, ठीक है। जो बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब जो लोग हैं वो गरीबी की, और बहुत बड़ा जो सेक्शन है यूएसएसआर के लोगों को गरीबी की तरफ धकेल दिया गया था, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन, जो वैल्यू है रूबल की, मतलब हमारा सेकंड पॉइंट डाल के लिख देंगे वैल्यू ऑफ रूबल, ठीक है, लिख दिया, फिर डाला, फिर स्टार्ट कर देंगे। मतलब स्टार्ट करेंगे जो वैल्यू ऑफ रूबल की डिक्लाइन होने लगी थी, क्योंकि जो रूबल रशियन करेंसी है, जो वैल्यू उसकी डिक्लाइन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, ठीक है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, तो लोगों की सेविंग वो खत्म होती जा रही थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया था। 2-3 पॉइंट लिखे, ये वैल्यू रूबल डिक्लाइन का पॉइंट खत्म। कलेक्टिव फार्मिंग
was replaced by the private farming। जो कलेक्टिव फार्मिंग है ना, उसको प्राइवेट फार्मिंग से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब जो खेत एक साथ बहुत बड़े बड़े खेत फार्म होते थे, उनमें कृषि की जाती थी, खेती की जाती थी, उसको प्राइवेट फार्मिंग में रिप्लेस कर दिया गया। मतलब उनको तोड़ तोड़ के बांट दिया गया लोगों के बीच में, छोटे छोटे। पहले तो सरकार के अंडर में था, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया दोबारा से, ठीक है। शॉक थेरेपी की बात, लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स। जो लार्ज इतना बड़ा जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, वो एकदम कोलैप्स हो गया था। जो मतलब सुई से लेके गाड़ी तक, एरोप्लेन तक, ठीक है, खुद बनाता था, मतलब ठीक है, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। जो उसकी 90% इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, वो सेल पर लगा दी गई थी। उनको औने पौने दामों पर, अंडर वैल्यूएबल चीजों को औने पौने दामों पर ऐसे ही बेचा जा रहा था, बहुत कम वैल्यू में, ठीक है। मतलब यूएसएसआर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था, तबाह हो गया था यूएसएसआर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है माफिया। मतलब फिर उसके बाद ये शॉक थेरेपी के बाद यूएसएसआर में, ठीक है, माफिया भी उभर कर आता है, जो इकोनॉमिक वो जो एक्टिविटीज हैं उनमें हिस्सा लेता है और उनको अपने कंट्रोल में कर लेता है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट हमारा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और यूएसएसआर के अंदर लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई थी, ठीक है। पहले तो वहाँ पर लोग सब इक्वल माने जाते थे, किसी इकोनॉमिक इक्वालिटी थी ही नहीं। फिर शॉक थेरेपी के बाद एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इक्वालिटी हो गई, बहुत बड़ा सेक्शन है जो लोगों का गरीबी की तरफ धकेल दिया गया, और जो मिडिल क्लास लोग थे वो तो पेरिफेरल सोसाइटी में आ गए थे, ठीक है। रिच, अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ा गैप बन गया था, ठीक है। तो आप ऐसे एक्सप्लेन करके इन पॉइंट्सों को लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप पॉइंट डाल के ना 3 या 4 लाइन में एक पॉइंट में लिखोगे ना, जब भी आपका एक क्वेश्चन 2.5 पेज के करीब आ जाएगा, और आपका 6 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। 4 नंबर का हो तो आप 1 पेज 1.5 पेज लिख सकते हो, 6 का हो जाए 2 लिख दो ज्यादा, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं होता है पॉइंट्सों में लिखोगे तो। अगर आप ऐसे लाइनों में लिखोगे तो टीचर नंबर नहीं देता, वैसे आपने बिल्कुल सही लिखा, वो नंबर काटेगा टीचर। और आप पॉइंटों में लिखोगे टीचर नंबर नहीं काटेगा, बेशक आपने 1 पेज लिखा हो पूरा, टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। आपको बस एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन कीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगा और आपको याद भी सही से होगा। डिस्क्राइब एनी 6 फैक्टर दैट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। मतलब 6 फैक्टर डिस्क्राइब करने हैं जिसके कारण डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, ठीक है। ओनली कम्युनिस्ट पार्टी वाज अलाउड, नो अपोजिशन अलाउड, ठीक है। मतलब जो सोवियत यूनियन है उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई अलाउड था ही नहीं, कोई भी अपोजिशन अलाउड ही नहीं थी वहाँ पे। सबसे बड़ा रीजन ये है, इसको आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, कि कोई भी अपोजिशन अलाउड नहीं थी वो, ठीक है। हाँ, हमारा सेकंड पॉइंट है बिकेम ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन, ठीक है। सेकंड पॉइंट में जो सोवियत सिस्टम की जो गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन होती, लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ भी नहीं था, ठीक है। लोग भूखे मरने लगे थे, ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन, ठीक है, एक्सप्लेन कर दो, कठोर होती जा रही थी। आर्म रेस, थर्ड पॉइंट है हमारा आर्म रेस। मतलब सोवियत यूनियन की सरकार गवर्नमेंट ने जो अमेरिका के हथियारों की होड़ में इस तरह पैसों को खर्च किया कि लोगों की एस्पिरेशंस को भी पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। वे लोग भूखे मरने लगे थे हथियार की होड़ में, और वो, ठीक है, आप हथियारों की होड़ भी लिख सकते हो। मैं अमेरिका के साथ लगातार मैच बनाने के कारण वो लोगों की भलाई, सोशलिज्म को भूलकर हथियारों की होड़ में इस तरह मरने गए कि वहां पर लोग भूखे मरने लगे, ठीक है। फोर्थ, लैग बिहाइंड द वेस्ट इन द टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और फोर्थ पॉइंट हमारा उसमें मतलब जो सोवियत सिस्टम था उसमें कमी थी, टेक्नोलॉजी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा कमी थी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा फेल्ड इन फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। और जो सोवियत सिस्टम है वो फेल हो गया था लोगों की जो एस्पिरेशन है उनको पूरा करने में, और जो सोवियत सिस्टम ने जो गलतियां की है ना उनको भी करेक्ट नहीं कर पा रहा था, वो अपनी ठीक नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको भी एक रीजन माना जाता है। और छठा पॉइंट, और डिसइंटीग्रेशन जो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है ना, गोरबाचेव के रिफॉर्म्स को माना जाता है, क्योंकि उनके जो लीडर्स थे, गोरबाचेव ने ना 2 रिफॉर्म्स सुझाए थे सोवियत यूनियन के लिए बदलाव करने की, क्योंकि उन्होंने रिफॉर्म्स लिए सुझाए थे कि वो लोगों को परिचित रखना चाहते थे टेक्नोलॉजी से और इन्फॉर्मेशन से। तो वेस्ट में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रहे हैं, उनसे लोगों को परिचित रखना था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके रिफॉर्म्स के कारण यूएसएसआर टूट जाएगा। उन्होंने 2 रिफॉर्म्स लाए थे,
पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑफ पेरेस्ट्रोइका और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ ग्लासनोस्ट। ठीक है, आपका 1 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है, गोरबाचेव ने कौन कौन से 2 रिफॉर्म सुझाए थे, उनके नाम पॉलिटिकल पेरेस्ट्रोइका, इकोनॉमिक ग्लासनोस्ट। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर 2 एंड ऑफ बायोपॉलिटी की अगर वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, गुड बाय गाइस, ओके।